जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारे फैक्ट चल रहे हैं पर्यावरण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्म में, उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड तक डिस्कस कर लिया था, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, चलिए। नाइट्रेट संदूषण से होने वाले रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम, ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। किसकी वजह से होता है, किस में होता है, तो देखिए वजह क्या है, इसकी वजह है नाइट्रेट, और किस में होता है, तो बच्चों में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, शहरी क्षेत्रों में घूरा स्थल या डंप साइट से मुख्यतः मीथेन निर्मुक्त होती है। डंप साइट क्या है, जहां पर हम कचरा फेंकते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कई मानवीय क्रियाकलापों से भी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि का मुख्य अवयव भी मीथेन ही है। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैम भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कोयले की खदानों में मीथेन और वायु मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर विस्फोट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने वहाँ पे आग का उपयोग किया तो विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए खदानों में रोशनी के लिए सेफ्टी लैंप का यूज़ किया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस, बायोगैस आदि का मुख्य अवयव भी मीथेन गैस ही, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल फेराथियान, फेरॉट या ट्राईएजोफॉस आदि रसायन का इस्तेमाल कृषि में पीड़ानाशक के तौर पर किया जाता है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं उनके पुर्जों के अवस्थित निपटान से बोरेलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा आदि के ई अपशिष्ट के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। ई अपशिष्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। हेप्टाक्लोरर एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है बेसिकली। प्लूटोनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर, परमाणु हथियारों आदि में किया जाता है। जलयानों द्वारा बढ़ते समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मार्पोल समझौता किया गया था, जो अक्टूबर 1983 से लागू है। यह समझौता डंपिंग, तेल टैंकरों से रिसाव या किसी दुर्घटना के कारण समुद्री जल और पारिस्थितिकी के नुकसान से संबंधित था, परंतु 2005 में इसके दायरे में जलयानों द्वारा वायु प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया, जो 2011 से लागू है। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, ध्यान रखना, मार्पोल समझौता। जैव संकेतक एक जीवित जीव होता है जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है। नीले हरे शैवाल जलीय जीव होते हैं जो छोटे पौधों से लेकर समुद्री शैवाल कई रूपों तक पाए जाते हैं। ये प्राय नीले हरे रंग के होते हैं। नीले हरे शैवाल को तालाब, काई या पॉन्ड स्कम के रूप में भी जाना जाता है। काई तो हम सब लोगों ने देखी है ना, क्योंकि ये तालाब की सतह पर भारी मात्रा में उगते हैं। यह वृद्धि सुपोषण अथवा झील तालाबों में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के संवर्धन के कारण होती है। अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले अंतरिक्ष अपशिष्ट पृथ्वी के वातावरण में ही मुक्त हो सकता है। मनुष्य में होने वाला ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि प्रकाशिकीय धूम, कोहरा द्वितीयक प्रदूषक है, जिसका निर्माण विशेषतः ओजोन, क्या लिखा है, पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। भारत में ई कचरा उत्पन्न करने के मामले में मुंबई शीर्ष पर है, यानी सबसे ज़्यादा मुंबई पर ई कचरा उत्पन्न होता है। फायरोलाइसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थ के ताप रासायनिक अपघटन को कहते हैं।
इसमें क्रमशः रासायनिक संगठन तथा भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। शमन यंत्रों का उपयोग कचरे को अति उच्च तापमान पर जलाकर उसकी मात्रा में कमी करने के लिए किया जाता है। कुछ पादप तथा जानवरों की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत देती है, जिन्हें जैव संकेतक कहा जाता है। कोलीफॉर्म की उपस्थिति जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग का संकेत कर सकती है। ध्यान रखना, कोलीफॉर्म जल में पाया जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया समझ लो। रोहू और कतला जैसी मछलियों का अपने वास स्थल से चले जाना उस आवास के नष्ट होने के संकेत का उसके आवास के नष्ट होने का संकेत है। डाइटम और इकार्निया की प्रचुरता जल प्रदूषण को इंगित करती है। तंबाकू के धुएं में 400 से अधिक रसायन होते हैं। इनमें कम से कम 69 रसायन कैंसर का कारण बनते हैं। ये है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। ज्ञात स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों में प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय कृत्य दोनों द्वारा उत्पादित प्रदूषक शामिल हैं। इन्होंने प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है, इनको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषकों में कुछ निश्चित रासायनिक परिवर्तनों से वायुमंडल में जो प्रदूषक होते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जैव उपचार का लक्ष्य नियामक एजेंसियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सूक्ष्म प्रदूषकों स्तर, गैर विषैले तथा स्वीकार्य स्तरों को कम करना है। फ्लाई ऐश यानी उड़न राख, यानी उड़ने वाली राख एक तरीके से। तो आज हम इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। देखो ज़रा, फ्लाई ऐश क्या है। फ्लाई ऐश महीन कोयले से प्रज्वलित तापीय विद्युत स्टेशनों का उप उत्पाद है। यानी जब आप कोयले से बिजली बनाते हो तब उसके एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है। यह बहुत ही महीन पाउडर है जो हवा में बहुत दूर तक गमन करता है। इसका निपटान एक गंभीर समस्या है, यानी आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये एक गंभीर समस्या के रूप में उभरता है, क्योंकि महीन कण होने के कारण इसका भंडार स्थान तथा लागत बहुत बड़ी समस्या है। इससे धूल प्रदूषण जैसी स्वास्थ्यकारी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है। अगर हम देखें फ्लाई ऐश में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये बेसिकली इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज के समय में हम इसका उपयोग और भी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, लोहा, बोरान, मालिब्लेडनम और फसल की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है या किया गया है। यानी फ्लाई ऐश को आप अगर चाहें तो खेत में एक प्रकार से खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फ्लाई ऐश क्षारीय मृदा के पुनरुत्थान के लिए जिप्सम के प्रतिस्थापन के रूप में भी कार्य करती है। यानी आप इसको जिप्सम के रूप में खेत में मिला सकते हो। फ्लाई ऐश की ईंटें हल्की होती हैं तथा ये मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। आज के समय में फ्लाई ऐश की ईंटें भी आ रही हैं, मतलब वैसे जो मिट्टी वाली ईंटें हैं वो तो है ही, इसके अलावा फ्लाई ऐश की ईंटें भी आ रही हैं, भूरे से रंग की होती हैं। इन्हें निर्माण तथा भवन निर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग परित्यक्त खानों के भरने के लिए भी किया जा सकता है, यानी ऐसी ब्लॉक्स जो खाली हैं उनको भरने के लिए भी फ्लाई ऐश हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, कंक्रीट के साथ फ्लाई ऐश को मिलाने से एक अधिक टिकाऊ संरचना तैयार की जा सकती है जो जल तथा जंग के प्रति प्रतिरोधक होगी। ब्लैक कार्बन गैस अथवा काला कार्बन डीजल इंजन तथा कोयला दहन आधारित विद्युत संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधन का दहन करने वाले स्रोतों से उत्सर्जित एक धूमिल काला पदार्थ होता है जो इंजनों से निकलता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर का एक बड़ा हिस्सा उपस्थित होता है जो कि एक वायु प्रदूषक है। और देखते हैं ब्लैक कार्बन क्या है। ब्लैक कार्बन एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है जिसका मानव स्वास्थ्य तथा जलवायु दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्लैक कार्बन का अंतःश्वसन, सांस तथा हृदय संबंधी रोग, कैंसर, यहां तक कि जन्म दोष सहित कई स्वास्थ्य मामलों से इसका संबंध है। ब्लैक कार्बन जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। वह वर्षा और मेघों के प्रारूप में परिवर्तन लाता है। आर्कटिक में ब्लैक कार्बन के जमाव से बर्फ और हिम के काले कणों बर्फ और हिम काले कणों से ढक जाते हैं, जिससे पृथ्वी द्वारा सूर्य किरणों के परावर्तित करने की क्षमता घट जाती है, जबकि ऊष्मा के अवशोषण और बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। यानी अगर आप बर्फ के ऊपर ये काले रंग की परत जमा दोगे
ये ब्लैक कार्बन जो है, तो क्या होगा, काले रंग की परत गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करेगी, ज़्यादा अवशोषित करेगी तो उससे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी और जो है ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं जियोग्राफी में हमने पढ़ा था एल्बिडो, तो मैं आपको एल्बिडो वाले टॉपिक में जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे तो मैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एल्बिडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एल्बिडो इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि धरती पर आने वाली ऊष्मा जो है या प्रकाश जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा धरती परावर्तित कर देती है। और वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो का मान है वो बर्फ़ का ही होता है, ताज़ी बर्फ़ का ही होता है 95% तक, है ना। इसीलिए जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे धूप पड़ने के बावजूद भी वो पिघलते नहीं है। ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट देखो, जल संभर विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बंजर भूमि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। अगला पॉइंट देखिए, रैट होल माइनिंग, ये भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में है, रहती है अक्सर करके चर्चा में, इसको भी देख लेते हैं। रैट होल माइनिंग क्या है? रैट होल माइनिंग एक बहुत छोटी व संकीर्ण सुरंगों की खुदाई होती है जो आमतौर पर पहाड़ी ढलानों पर केवल 3 से 4 फीट ऊंची होती है। श्रमिक इन संकीर्ण सुरंगों में प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। ज़्यादातर जो रैट होल माइनिंग है ये मेघालय में होती है, ध्यान रखना। और रैट होल माइनिंग ज़्यादा बड़े लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो सुरंग होती है बहुत छोटी होती है, तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं ये काम, ध्यान रखना। रैट होल माइनिंग ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे करते हैं मेघालय के, उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप जाओ अंदर से कोयला निकाल के लाओ। और चूंकि इसमें प्रॉपर सेफ्टी होती नहीं है इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये सुरंगें धंस जाती हैं और बच्चे उसमें मारे जाते हैं। तो रैट होल माइनिंग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला पॉइंट देखो, एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद मेघालय के कई हिस्सों में रैट होल माइनिंग अभी भी प्रचलित है। मैंने बताया ना आपको, कई वर्षों से मेघालय राज्य में इस प्रकार के खनन का अभ्यास किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन बिल्डिंग, हरित भवन क्या है? ऊर्जा संकट से उबारना, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना तथा ऊर्जा उपयोग सक्षमता की वृद्धि करना, हरित या सतत भवन निर्माण, मरम्मत, संचालन तथा रख रखाव और विध्वंस के स्वास्थ्यप्रद और अधिक संसाधन दक्ष प्रतिदर्शों का निर्माण और प्रयोग का कार्य है हरित भवन। ठीक है ना। हरित भवन के क्या क्या इसमें घटक हैं वो देख लो। ऊर्जा दक्षता और पुनर्नवीकरण ऊर्जा, जल दक्षता, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर निर्माण सामग्री और विशिष्टताएं, अपशिष्ट न्यूनीकरण, विषाक्तता न्यूनीकरण, घर के अंदर वायु की गुणवत्ता, स्मार्ट ग्रोथ और सतत विकास, ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन के जोखिम शामिल है। और लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का, हेपेटाइटिस सी यकृत से संबंधित रोग है, ध्यान रखना। इसके विषाणु रोग ग्रसित व्यक्ति के रक्त तथा शरीर के द्रव द्वारा फैलते हैं। आप इससे निम्न तरीके से ग्रसित हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? दूषित सुई, जन्म से माँ के द्वारा। हेपेटाइटिस सी एक साथ खाने या सामान्य स्पर्श से नहीं फैलता है। तो ये बेसिकली इसके 2 तरीके, या तो आपको जन्म से ही हो सकता है या फिर आप किसी दूषित सुई का इस्तेमाल कर लें जो पहले से ही संक्रमित है हेपेटाइटिस से, तो आपको हो सकता है। तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो। इसके आगे और भी फैक्ट है जिनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।